तहसीन भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सुशील भाई। पॉलिटिक्स को ना एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है सबसे पहले तो। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स को एक गंदा शब्द, राजनीति को गंदा शब्द माना जाता है। तो लोग ना कई बार मैनिफेस्ट करते हैं और कहते हैं यार हमें चीजें मिली नहीं। मैनिफेस्टेशन की सबसे मेन टेक्निक है, एक चीज है कि हमारे देश में ना डिप्रेशन जैसी चीज को बीमारी माना ही नहीं जाता, और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट्स की जो हमारी है ना वो फेलियर है ये चीज कि ये बता ही नहीं पाए कि भाई ये डिप्रेशन जो है एक बीमारी है। सरकार को और भी मेहनत करनी चाहिए मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। भारत में सुसाइड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ 1,75,000 1,75,000 से ज्यादा। वो माइंडसेट जो मेरा था जब मेरे डैड एक्सपायर हो गए, मैं उस दिन रोया नहीं जिस दिन मेरे डैड एक्सपायर हो गए। अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ को लेके स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे जोड़ते हैं? आप इसे एक चमत्कार सोचिए। प्रयागराज जैसे शहर में जहाँ उतने होटल्स नहीं, 10 करोड़ बंदा एक दिन में जा रहा है, फिर भी उनको हैंडल क्या मिरेकल है कि उतने लोग आ रहे हैं। बिल्कुल और जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। जब हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं ना, तो हम कई बार वर्क स्पेस को सिर्फ कॉरपोरेट तक और हमारी प्राइवेट कंपनीज तक ही सीमित करके रख देते हैं। लेकिन ना एक एरिया है जिसके बारे में कभी शायद किसी ने बात नहीं की मेंटल हेल्थ को लेके, और पॉलिटिक्स जैसे शब्द को नेगेटिव समझा जाता है सबसे पहले तो। कि पॉलिटिक्स मतलब, मैं अगर एक एग्जांपल दूं, एक कॉर्पोरेट कंपनीज में जब दो बंदे एक कंपटीशन में होते हैं तो दूसरा उस पर इल्ज़ाम ये लगाता है कि यार वो पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे साथ। यानी कि पॉलिटिक्स का जो सिनोनिम है वो इन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए समझ लिया है। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि किस तरह राजनीति की जाए। राजनीति का मतलब कुछ ऐसे नीतियाँ बनाई जाए जिससे आपका जो राज्य है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चले। और इसी पहलू पे बात करने के लिए ना आई थिंक एक पॉलिटिशियन ही सबसे ज़्यादा दिशा दिखा सकता है हमें, और वो रोशनी डाल सकते हैं। तो इसी संदर्भ पे बात करने के लिए आज हमने जिनको बुलाया है, दो भाई हैं पॉलिटिक्स में, और मैं हमेशा कहता हूँ दो भाई, दोनों तो भाई। उनमें से बड़े भाई हमारे साथ हैं। तहसीन भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सुशील भाई, थैंक यू सो मच। और मुझे आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। वी आर ब्लेस्ड कि आप आए। थैंक यू सो मच। और मैं इस बात से आकर्षित हुआ कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, हम स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ की बात करें। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। थैंक यू सर। और तहसीन भाई, एक ना चीज़ है, जैसे ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा ना इंट्रोडक्शन में, कि पॉलिटिक्स को ना एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है सबसे पहले तो मेंटली लोगों के ऊपर एक प्रेशर होता है। आपको पता होगा, हर कोई कहता है यार पॉलिटिक्स में सुधार तो हर कोई चाहता है, लेकिन कोई घुसना नहीं चाहता। ये इंडिया में एक मतलब बहुत आम धारणा है। करेक्ट। कि यार कौन जाए, मतलब ये एक आम धारणा बना लिया लोगों ने। करेक्ट। लेकिन जब आप जैसे युवा, एक यूथ जब हमारा एंटर करता है, तो आप लोगों को देख के ना, हैं कुछ लोग जिनसे मैं आपसे जब बात कर रहा था, मैंने आपको कहा भी था कि हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप उनकी आइडियोलॉजी से चाहे आप ना मैच खाते हो, लेकिन आप ना उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको सुनना चाहते हैं क्या कह रहे हैं। पर्सनली मैं आपको बहुत सुनता हूँ। थैंक यू। और मैं सुनना चाहता भी हूँ हमेशा। थैंक यू। ठीक है। और अब ऐसे में एक यूथ जब आता है, आपने जब सोचा कि नहीं यार मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो आपको भी कुछ लोगों ने कहा होगा नहीं यार राजनीति बड़ी गंदी चीज है, वो आई एम श्योर कुछ लोगों ने कहा होगा, लेकिन फिर भी आपने मन बनाया और मेंटली आप प्रिपेयर हुए। तो उसके बारे में अगर थोड़ी सी जर्नी अगर आप अपनी बता पाए तो सुशील, थैंक यू, आपने मुझे शो में बुलाया और एक बिल्कुल नए ऑडियंस से मुझे रूबरू होने का मौका मिल रहा है आपके कारण। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स को एक गंदा शब्द, राजनीति को एक गंदा शब्द माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमें एज अ नेशन, एक देश की तरह, इस बात का आभार होना चाहिए कि हमारे देश में पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और जिन मुल्कों में पॉलिटिक्स नहीं होती वो लोकतांत्रिक नहीं होते। बिल्कुल। हमारे इर्द गिर्द सारे मुल्क देख लो। बिल्कुल। अभी बांग्लादेश को एनजीओ चला रहा है। बिल्कुल। वो एनजीओ वाला चला रहा है। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स ही बेसिस है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र का मतलब ही है पॉलिटिक्स करो। बिल्कुल। इसलिए कभी कभी जब लोग कहते हैं आप पॉलिटिक्स ना करो, मतलब मैं पॉलिटिकल स्फीयर में बात करता हूँ, विपक्ष क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, सरकार क्यों पॉलिटिक्स करी, भाई वो पॉलिटिशियंस है, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। बिल्कुल। जिसके कारण लोकतंत्र चलेगा। जो आपका मूल सवाल था कि जब मेरी जर्नी कैसी हुई, क्या लोगों ने मुझे रोका, मैं बता दूं, मैं बचपन से ये सोचता था। मतलब मैं बचपन में जब हम खेलते तो लोग चोर पुलिस खेलते, लोग वगैरह वगैरह जो भी गेम्स खेलते, हाँ जी, मैं खेलता था पॉलिटिक्स। ओके। और मैं अपने डाइनिंग टेबल पे बैठकर, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के अपने कमरे में मैं सोचता था मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ। ओके। और स्पीच हो रही है, मैं स्पीच दे रहा हूँ, मैं मिरर के सामने खड़े रहकर स्पीच देता था, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी।
और मराठी में भी, Okay. पुणे की। बिल्कुल। तो मैं स्पीचेस देता था, मैं सोचता था मैं कैसे दूंगा, हाथ में पेपर पकड़ता था, तब तो कोई टेलीप्रॉम्प्टर का वो था नहीं। तो ये चीज़ मैं तब से मैनिफेस्ट कर रहा था। मैं अखबार के पहले पन्ने सब मैं पूरा अखबार पढ़ता था एंड टू एंड, और जो उसमें जो फर्स्ट पेज है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, तो जो पॉलिटिशियंस है, मैं वो रोल प्ले करता था कि मैं वो पॉलिटिशियन हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो ये बचपन से मेरे अंदर ये था, और यूनिवर्स ने उस बात को सुना। बिल्कुल। तो आपने ना एक पॉडकास्ट में कहा भी था कि मैंने पॉलिटिक्स को मैनिफेस्ट किया है। करेक्ट। तो इसका मतलब आप बिलीवर है मैनिफेस्टेशन के? 100%। तो लोग ना कई बार मैनिफेस्ट करते हैं और कहते हैं यार हमें चीजें मिली नहीं, हमें फायदा नहीं हुआ। तो टेक्निक्स क्या होनी चाहिए मैनिफेस्टेशन की? मैनिफेस्टेशन की सबसे मेन टेक्निक है, आपको वो चीज जीना चाहिए जो आपको चाहिए। देखिए, यूनिवर्स को ये नहीं पता, स्पेस और टाइम, मैं बिल्कुल साइंटिफिक आपको बता रहा हूँ, स्पेस और टाइम एक फैब्रिक होता है। बिल्कुल एक फैब्रिक होता है, और स्पेस और टाइम क्योंकि वो फैब्रिक होता है, आप हायर डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में, स्पेस में 4th डायमेंशन में भी आप कहीं पर भी जा सकते हैं। आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं। टाइम में हमसे फॉरवर्ड जा सकते हैं 4 डायमेंशन में, बिल्कुल। बट हायर डायमेंशन में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक है, आप फैब्रिक पर कहीं पर भी घूम सकते हैं। यूनिवर्स को नहीं पता कि आपको वो चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। यूनिवर्स देखता है कि अगर आपके पास वो चीज है, वो आपको अबंडेंस में देता है, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वो चीज आपको जीनी चाहिए। अगर आप उस चीज को नहीं जियोगे, अगर आप उस लैक में रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, जैसे कुछ लोगों के पास लैक होता है पैसे का, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा, उनके पास कभी पैसा नहीं आएगा। कुछ लोग के पास होता है पावर नहीं है। कुछ लोग डरते हैं, मेरे पास हेल्थ नहीं है, वो हमेशा बीमार गिरते हैं। बिल्कुल। अगर आप इस चीज में रहोगे, मैं तो पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं, मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, जिंदगी, यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा, क्योंकि आप वही दे रहे हो यूनिवर्स में वापस। आप जो यूनिवर्स में दोगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। यूनिवर्स को नहीं समझता कि आपके पास नहीं है, यूनिवर्स को लगता है कि आप दे रहे हो, आपको ये चाहिए, और वो आपको वही देता है, और वो आपको अबंडेंस में देता है। ये बहुत सिंपल लॉ है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन वाला लॉ है। इसको अगर मैं साइंटिफिक टर्म में कहूं तो हम एक लेते हैं, हम एक क्वांटम दुनिया में रहते हैं, और क्वांटम दुनिया का मतलब एक मल्टीवर्स होता है। बिल्कुल। और मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग चीजें एक वक्त पर हो रही। बिल्कुल। तो एक दूसरे यूनिवर्स में आपका और मेरा पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं चल रहा, एक यूनिवर्स में चल रहा है, एक यूनिवर्स में बिल्कुल हिट हो गया। हर यूनिवर्स में सुशील का और तहसीन का एक पॉडकास्ट चल रहा है। अभी हमारे ऊपर है, हम कौन से वेव को एक्सेप्ट करते, कौन से वेव को कोलैप्स करते। तो अगर मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि सुशील का मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल हो जाएगा, और मैं उस चीज को जीता हूं और सुशील जीते, वो पॉडकास्ट वैसे इस यूनिवर्स में, इस कॉन्शियसनेस में होगा। ओके। क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सेस में वो चीज हो रही है। बिल्कुल। मल्टीपल संभावनाएं इस पॉडकास्ट का, मल्टीपल हो सकता है पॉडकास्ट आए ही ना बाहर, हो सकता है बहुत बड़ा हिट हो जाए, बिल्कुल। हो सकता है बहुत ज्यादा वायरल हो जाए ठीक ठाक हो जाए, हर पॉसिबिलिटी है। जब तक वो सारे वेव कोलैप्स नहीं होगा और एक वेव होगा कि क्या अंततः होती है, और वो हर यूनिवर्स में हो रहा है। हमें जो चाहिए वो उसको यहां पर रिफ्लेक्ट करना है, और वो होगा। ओके, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली अ डिमांड, आपका माइंडसेट क्या है उस टाइम, इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। बिल्कुल। अब कई बार ना जब डिप्रेशन और एंजाइटीज की हम बात करते हैं, हमारा चैनल जिसको फोकस करता है, तो कई बार मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों को ना अलग अलग करके दिखाया जाता है कई जगह। करेक्ट। लेकिन मेरा मानना है कि मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। अगर आपने कभी स्पिरिचुअलिटी की हेल्प ली है मैनिफेस्टेशंस के लिए? करेक्ट। मैं रोज सुबह करता हूँ, 4 बजे में उठता हूँ। ओके। 3:50 को मेरा अलार्म बज जाता है, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, 4 बजे मेरा मेडिटेशन साधना शुरू हो जाती है। ओके। 4 से 5, 5:15। आज तो सुबह मैं किसी को बता रहा था, मैं आज तो 6 बजे तक साधना कर रहा था। ओके। तो जब तक मेरी साधना चलती है वो चलती है, फिर मैं अपने आप साधना के दौरान में सो जाता हूँ। ओके। और जब आप मेडिटेट करते हो और उसमें आप मैनिफेस्ट करते हो, देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूं, किसी को नहीं पता कि कौन सी वो लाइफ भी रियल है। आप कैसे कह सकते हो कि वो रियल नहीं? तो आप जो वो देख रहे हो वो भी यूनिवर्स में जा रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन में कुछ मैनिफेस्ट करते हो, मैं बहुत सिंपल और सरल भाषा में कह रहा हूं, वो एनीवेज आपके कॉन्शियसनेस में आएगा। अगर आप उसको शिद्दत से उसको मैनिफेस्ट करते हो और यकीन रखते हो कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, और आप उसको एंजॉय करते हो जब आपको मिल चुका है वैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं मुझे सुशील के साथ पॉडकास्ट करना है, और मैं रोज मैनिफेस्ट करूं मैं एक गाड़ी में आऊंगा, मैं
D&D पर आऊंगा, मैं दिल्ली से नोएडा आऊंगा, मैं ऐसे गाड़ी में आऊंगा, मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ, ये स्मेल आ रही है, पॉडकास्ट का रूम ऐसा होगा, आप देखोगे वो अपने आप वो रियलिटी में तब्दील होगी। ओके, यू हैव टू बिलीव कि वो हो रहा है, वो आपको बिल्कुल यकीन रखना होगा। तो मेरे साधना में मैं जो मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसके कारण सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ सोचना और एक्शंस नहीं करना नहीं, बट क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, कहीं खिड़की खुल जाएगी, कहीं थोड़ा सा दरवाजा खुल जाएगा, कहीं आपको ओपनिंग मिल जाएगा, कहीं आपको कॉल आ जाएगा, फिर उसके बाद आप जो उस पर काम करोगे, कार्य करोगे। कर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना तो होगा। मैं कितना भी मैनिफेस्ट कर लूं, मैं सुशील के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, जब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगा, बैठूंगा नहीं, बिल्कुल, वो पॉडकास्ट रिलीज कैसा होगा? बिल्कुल, वो तो मेहनत करनी होगी ना, वो तो फिजिकल एक्शन, तो कर्म करना होगा, बिल्कुल, उस पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर तो करना होगा, बिल्कुल। बट वो एक दरवाजा खुलेगा, सुशील का कॉल आएगा, एक इनबॉक्स में मैसेज आएगा, एग्जाम्पल। तो यू हैव टू एक है मैनिफेस्ट करना एंड फॉलो अप दैट विद कर्मा। वो कर्मा से आपको फॉलो अप करना ही होगा। और एक चीज ना मैं यहाँ पे और जानना चाहूंगा आपसे, कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं शुरू से, पर ना वो डरते ही रहते हैं फेलियर से, और शायद इसलिए शायद वो फेल भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने अपने फादर को बड़ी यंग एज में खो दिया था, तो उसके बाद आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल शुरू हुआ बहुत ज्यादा। एक छोटे भाई की भी जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने पॉडकास्ट में सुना एक में कि आपने एज अ फादर ही उन्हें पाला, और आपने बड़ी यंग एज से ना काम भी शुरू किया, बहुत स्ट्रगल किया। तो अगर आप एक जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन्होंने भी एक मैनिफेस्टेशन की और उसको अचीव किया, और कई बार लोग तो यहाँ पे माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई चाहे आपके पास रिसोर्सेज है नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। तो इस चीज से भी फर्क पड़ता है क्या? करेक्ट, सब माइंड का गेम है, सारा गेम माइंड का ही आपका, और माइंड ही है। देखिए यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक कॉन्शियसनेस है। बिल्कुल। और वो कॉन्शियसनेस आपको कैसे मिलता है, हमें कैसे मिलता है? हम एक कॉन्शियसनेस का पार्ट है, वो आपके पास आता है आपके माइंड के थ्रू। बिल्कुल। आप उस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ हासिल, आप उसमें से क्या उठाते हो वो माइंड के थ्रू आता है, वो कॉन्शियसनेस। तो वो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो माइंडसेट जो मेरा था जब मेरे डैड एक्सपायर हो गए, मैं उस दिन रोया नहीं जिस दिन मेरे डैड एक्सपायर हो गए, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं रोगा मेरी मां टूट जाएगी, मैं जानता था अगर मैं रोगा मेरा भाई डर जाएगा। तो उस दिन वो 13 साल का लड़का अडल्ट बन गया, और मैं पूरी तरह से दुनिया में उतर गया कि बस मुझे अब करना है। और ऐसे नहीं है कि मेरे लिए सब कुछ आसान था या नहीं था, माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग हो, बहुत सारे स्ट्रगल्स आए मेरी लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, ऐसी सिचुएशंस आए जहां लोगों ने मेरे लिए रास्ता बंद कर दिया, मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना वक्त उनके साथ लड़ने में वेस्ट नहीं किया। मुझे पता था मेरा लक्ष्य ये है, मुझे वहां जाना है, और मैं उस चीज पे किया। हाँ, ये चीज है, मैं खुद से किसी से लड़ता नहीं हूं, कोई लड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं। यही रूल होना चाहिए सबका। बस मेरे डैड मुझे कहा करते थे, ऑलवेज बी अ वॉरियर इन अ गार्डन रादर देन अ गार्डनर इन वॉर। और ये चीज मैंने, बहुत सारे अब लोग हैं कहते हैं चीज, बट मेरे डैड मुझे कहा करते थे, ऑलवेज बी अ वॉरियर इन अ गार्डन नॉट अ गार्डनर इन वॉर। अगर आप, और मैं इस चीज से, मुझे रामायण से बहुत मैं प्रेरणा लेता हूँ। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम जब वो लंका जाना चाहते और वो ओशन को पार करना चाहते, तो वरुणा जी की तपस्या करते 3 दिन, बिल्कुल, वो उनको रास्ता नहीं देता। जब ब्रह्मास्त्र निकालते, वरुणा जी आदमी का रूप लेकर आ जाते, आइडिया दे दिया कि हाँ भाई ऐसे जाओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेट्स रिमेम्बर, मुझे जाना है, धर्म युद्ध है, बिल्कुल, आप मेरे साथ रहो। वेरी क्लियर। लोग उसी से डरते जब उनको पता है ताकत है। 3 दिन तक राम जी ने उनकी पूजा की, अर्चना की, उनसे प्रार्थना की, हथियार निकाला, वो राम जी के चरणों में आगे बढ़ा, बिल्कुल, आदमी का रूप धारण करते। बिल्कुल। आप सांप से कब डरते हो? क्योंकि सांप पॉइजन है, बिल्कुल, सांप आपको कुछ काट नहीं रहा, बिल्कुल। और मैं अफ्रीका मुझे बहुत पसंद है, तांजानिया, कीनिया, ईस्टर्न अफ्रीका, वहां पे ना जो मसाई ट्राइब है, वो लायंस, वहां पे ना लायन से जो ट्राइबल्स है ज्यादा नहीं डरते। हाँ जी, क्योंकि लायन अपने वहां है, बिल्कुल, वो लायन को इज्जत देते, लायन उनको, लायन अपने उसमें। हाँ, पर लायन के पास जाओ, लायन इसको छेड़ो, उनकी टेरिटरी में मत आओ, मतलब सीधा बात है। आप जाओ, वो अपना कर रहे,
वो उनकी ताकत, लायन अपनी ताकत जाता है, बिल्कुल वो जंगल का राजा है। बिल्कुल। आप अपने रास्ते जाओ, वो आपको उंगली नहीं करेगा। आप जाओ उसकी टेरिटरी में, उसके बच्चे को छेड़ने को, उसकी लाइनेस को छेड़ने को, काट देगा, फाड़ देगा आपको, वापस नहीं आओगे आप। बिल्कुल। या तो वो मारेगा या तो आपको मारेगा। बिल्कुल। और लाइन का वही है। बिल्कुल। वो अपने उसमें 12-20 घंटा सोता है, वो राजा है, 20 घंटा सोता है। लेकिन जब शिकार करना आता है, हाथी का भी शिकार करने से डरता नहीं वो। बिल्कुल। वहां पे भी पूरे आ जाता है, उनके ट्राइब के साथ कर लेता। तो इसलिए वो है, तो आप डरते हो लायन से, इसलिए वो जंगल का राजा है। बिल्कुल। देखिए, लायन सबसे तेज नहीं, चीता सबसे तेज है। वो सबसे ताकतवर भी नहीं, हाथी सबसे ताकतवर है। वो सबसे ऊंचा भी नहीं है, जिराफ सबसे ऊंचा है। वो सबसे जहरीला भी नहीं है, कोबरा है, बहुत सारी जहरीली चीजें। लेकिन जंगल का राजा वो है। बिल्कुल। क्योंकि वो 20 घंटे सोता है, वो किसी से पंगे नहीं लेता, कोई लेता तो छोड़ता नहीं है, तो खुद नहीं। बिल्कुल। खत्म, उसका बहुत सिस्टम क्लियर है, फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है वो। बिल्कुल। मैं अपना प्राइड, तुम आओगे मैं छोड़ूंगा नहीं, या मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। इसलिए वो जंगल का राजा है। माइंडसेट, बिल्कुल। और माइंडसेट से जंगल का राजा है। बिल्कुल। वो टॉप ऑफ द फूड चेन है। बिल्कुल। एक मैनिफेस्टेशन में जब हम बात करते हैं ना, मैं शायद मैंने भी आपको मैनिफेस्ट ही किया है कि किस दिन मैं आपसे बात करूंगा। जब ये पॉडकास्ट का, जब शायद मैंने सोचा भी नहीं था, मैं कुछ काफी सालों पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी महीना 2 महीने हुए हैं जी। तो आप लोगों को टीवी पे देखता तो कुछ लोग अच्छे लगते हैं कि हाँ यार, जो भी बात कर रहे हैं लॉजिकल कर रहे हैं, समझ रहे हो, इल्जाम नहीं लगा रहे सामने वाली पार्टी पर, लॉजिकल बात कर रहे हैं। तो होता है यार, ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, होता है। तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन है कि आप कभी सोचते हो कि यार बैठोगे तो क्या क्या बात करोगे आप। करेक्ट। वो आज हो रहा है। और जब कहते हैं मैनिफेस्टेशन से जब आपको कुछ चीज मिलती है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। मैं कैसे कह रहा हूँ, अभी अपने फादर की बात करते हुए आप इमोशनल हुए और आपकी आंखों में पानी भरा है। करेक्ट। आप मानेंगे नहीं, वो कनेक्ट यहाँ हुआ। तो वो जो चीजें होती है ना, शायद मैनिफेस्टेशन जब आप सच्चे दिल से कर लेते हो ना, तो एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं। अब इस पे एक चीज आती है कि यही जब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, तो जो मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट पे एक प्रेशर रहता है कि भाई टारगेट्स अचीव करने हैं। करेक्ट। और वो 2 महीने 3 महीने के टारगेट्स में इतने हो जाते हैं कि सुसाइड्स भी सुनी है हमने हाल फिलहाल में कि यार 45 दिन से वो बंदा सुबह से शाम तक काम कर रहा था, तो प्रेशर में था तो सुसाइड कर लिया। पॉलिटिक्स में हर साल 5 से 6 स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं। करेक्ट। एक महीना मेरे ख्याल से ऐसा नहीं जाता कि जब आप चुनावों की तैयारी में नहीं हो। और मेरा मानना तो यह कि अगर 5 साल बाद भी अगर आपका जो लोकसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी रिजल्ट के बाद ही शुरू हो जाती है कि अगले 5 साल में भैया क्या करना है। करेक्ट। जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसमें कि हमें कैसे स्टेबल रहना है, और दूसरी पार्टी की हमें अगली बार जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ऐसे प्रेशर में जहां मीडिया आपके सर पे 24 घंटे बैठा हुआ है, मेरे ख्याल जितना प्रेशर मीडिया बनाता है पॉलिटिशियंस पे, उतना आपके बॉस आपके कॉर्पोरेट में नहीं बनाते हैं। उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि बिना हार्ड वर्क के, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अपने उदाहरण देता हूँ। मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं रात को कितने भी बजे सो, 3:50 को मेरा अलार्म बजता है, 4 बजे मेडिटेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरा दिन कैसा जाएगा, 5 सवा 5 बजे सो जाता हूँ, मैं वापस 6 सवा 6 7 बजे उठ जाता हूँ। फिर मैं जिम जाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं 7 बजे जिम नहीं गया तो मैं रात को 12-1 बजे जाता हूँ। मेरे घर में जिम है, बिल्कुल, वर्कआउट करता। ये हो गया। उसके बाद मैं अखबार या न्यूज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं अपने काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। उसके बाद मुझे जिन लोगों को मिलना है उनसे मुलाकात भी करता हूँ। और करीबन रोज शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं टीवी पे होता हूँ, रोज 5 घंटे। अब आप सोचिए, 5 घंटे नेशनल टीवी पर रोज होना, रोज बात करना, करीबन 5 घंटे रोज। और रोज आप बहुत ही दयालु है, आपने कहा कि मैं अच्छी बात करता हूँ, और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं अच्छी बात करूँ। तो मेरे पास लॉजिक होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए। बिल्कुल, मैं फैक्चुअली करेक्ट होना, मैं करेक्ट होना ये जरूरी है। तभी लोग मुझे पसंद करेंगे, चाहे जो भी उनकी आइडियोलॉजी हो। तो इस चीज पर मैं मेहनत करता हूँ। 5 घंटे मैं टीवी पे रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कोई गलती ना हो, कोई व्यक्तिगत बात ना हो, मुद्दों पर बात हो। ये मेरी कोशिश रहती है। बिल्कुल, मैं उस पर रिसर्च भी करता हूँ। और फिर मैं घर जाकर, अगर मैंने सुबह वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ मेरी यूरोप की मीटिंग हो या अमेरिका की मीटिंग सुबह होती, तो मैं रात को 11 बजे जाकर वर्कआउट भी करता हूँ। और सारा दिन मेरा फोन मेरे मेडिटेशन में चालू होता है। ओके, जो मुझे एनर्जी देता है। तो मैं सारा दिन अपना सुनता रहता हूँ या मैं कनेक्टेड रहता हूँ, जो मेरी एनर्जी का सोर्स है। तो क्योंकि मैं मानता हूँ मेरी देवी है, तो मैं कनेक्टेड उससे, तो मैं उस सोर्स से कनेक्टेड हूँ। तो सारा दिन वो एनर्जी, तो मैं ये जो चीज सोच रहा हूँ और ये जो चीज मैं कर रहा हूँ,
इसमें पूरा दिन मैं एक्चुअली कोई ना कोई कार्य कर रहा हूँ, कोई ना कोई मेहनत कर रहा हूँ। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, मैं किसी चीज को छोड़ता नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं बहुत थका हूँ, मैं अपने कनाडा की या अमेरिका की मीटिंग नहीं करूंगा, पैसे तो कमाने। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आज मैं थका हूँ, मैं टीवी नहीं करूंगा, क्योंकि टीवी तो कमाना है, मेरे कुछ चैनल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी। बिल्कुल। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं बाकी चीजें अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं रखूंगा, मैं अपना मेडिटेशन छोड़ूंगा, अपना साधना छोड़ूंगा, तो फिर कैसे करूँ? तो दीज आर द थिंग्स कि मैं सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी में मैं लिप्त रहता हूँ, कोई ना कोई एक्टिविटी में करते रहता हूँ, और सारा दिन आपको काम करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई शॉर्टकट है, बट मैं एंजॉय करता हूँ। मेन चीज है कि कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, आपको काम करना होगा, परिश्रम करना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 80 घंटे 90 घंटे काम करो, जो ये डिबेट चल रही है, वो एक अलग स्ट्रेस है। बिल्कुल। मैं ये क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज मुझे करनी है। और ओशो ने बहुत अच्छी चीज कही थी, अगर आपका काम को आप काम की तरह नहीं, आपके पैशन की तरह देखते तो आपको काम नहीं लगेगा। ये मेरा काम नहीं, ये मेरा पैशन है। बिल्कुल। तो मुझे इसमें कोई, मैं 8 घंटे करूं कि 15 घंटे करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर यही बात में अगर सर्विस में होता, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे 12 घंटे का ही शिफ्ट हो गया, 8 घंटे का ही शिफ्ट होगा, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल। वो आपका पैशन है, आपका वो मकसद है। तो मैं बहुत इस चीज में, मुझे इस चीज में यूनिवर्स ने ये भी दिया है कि मैं जिस चीज को बहुत पसंद करता हूँ वही मेरा काम है। बिल्कुल। मुझे टीवी पे जाना अच्छा लगता है, बिल्कुल। मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट आई डोंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी डाउन। और एक चीज है, आप जो भी काम करो, आप उस काम को शिद्दत से करो, आप उसको रिस्पेक्ट करो। मैं अगर टीवी पे जा रहा हूं, मैं 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, मैं बता रहा हूं, इतने में आज भी मेरा 5 बजे नेक्स्ट शो है, यहां से मैं निकलूंगा। ओके। तो मैं उस चीज को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं वहां टाइम पे पहुंचता हूं, मैं वहां पे अच्छा कंटेंट देता हूं, मैं अच्छी बातें करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं। वो मेरा कर्तव्य है उस एंकर के प्रति जिसने मुझे शो पे बुलाया, उन व्यूअर्स के प्रति जो मुझे देखना चाहते हैं। अगर मैं उनको कुछ दे पा रहा हूं, वो मेरा काम है। मुझे टीवी पे पब्लिसिटी के लिए नहीं बुला रहे। बहुत सारी चीजें, मैं बहुत बार ये देखता हूं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो टीवी पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पब्लिसिटी मिल जाती है। मकसद पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, मकसद होना चाहिए आप कुछ दे सकते हो। पर्सनल पीआर पे ज्यादा रहते हैं लोग, ये मैंने भी देखा है। बिल्कुल। और वो गलत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। हालांकि सही गलत कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मैं इसलिए जाता हूं कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। उसमें अगर सुशील मुझे देखता है, पसंद करता है, वो एक प्लस पॉइंट है। मैं इसलिए नहीं जाता कि सुशील मुझे पहचाने। बिल्कुल। सुशील मुझे देखेगा, वो एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। मेरा मकसद है मुझे कुछ देना है दुनिया को। मैं जाता हूं यूनिवर्स में कुछ डालने के लिए। आपके पॉडकास्ट में मैं आया हूं, मैं कुछ यूनिवर्स को देना चाहता हूं। बिल्कुल। आपके माध्यम से। अगर मैं यहां आकर मुझे पॉडकास्ट मिल रहा है, सुशील का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, 10,000 नए लोग मुझे देखेगा, 5,000 नए लोग देखेंगे जो मुझे आज तक नहीं देखा, उसके इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख नए लोग देखेंगे जो मुझे नहीं देखे, तो गलत मकसद है। मेरा मकसद है कंटेंट देना। बिल्कुल। वो अपने आप ही पब्लिसिटी में तब्दील होगा। बिल्कुल। सो आई मस्ट पुट इन दैट एफर्ट। और एक चीज है कि हमारे देश में ना, आपको ये पता होगा, डिप्रेशन जैसी चीज को बीमारी माना ही नहीं जाता। और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि कुछ गवर्नमेंट्स की जो हमारी है ना, वो फेलियर है ये चीज, कि ये बता ही नहीं पाए कि भाई ये डिप्रेशन जो है एक बीमारी है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट्स को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके, कि लोग जो है इसको लेके जागरूक हो? 2 प्रोंग अप्रोच है। सरकार को और भी मेहनत करनी चाहिए मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। हाँ जी। खास करके जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से ड्रग यूज बढ़ रहा है। बिल्कुल। और भारत में इस वक्त ड्रग का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। खास करके उत्तर भारत में और वेस्टर्न भारत में। बिल्कुल। और अभी ड्रग्स नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ की वजह से सुसाइड रेट्स ऊपर जा रहे हैं। आप एनसीआरबी का डेटा देखोगे, लास्ट ईयर का, पिछले साल का जो लास्ट डेटा रिलीज हुआ, भारत में सुसाइड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा, 1,75,000 1,75,000 से ज्यादा। बिल्कुल। और ये सबसे हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो ये लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? और ये क्या मजबूरी है कि किसी आदमी या किसी औरत को मजबूर कर रहा है अपनी जिंदगी लेने के लिए? और छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटे रिलेशनशिप इश्यूज में, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाई मर जाओ। मतलब आज सबसे बड़ा जो इशू है वो रिलेशनशिप्स को लेके ही है। रिलेशनशिप, नौकरी चलेगी, बिल्कुल, लोग कोलैप्स हो रहे हैं, बिल्कुल, दे गो डाउन द स्पाइरल। हमें काम करना होगा मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए, पर इसमें सिर्फ सरकार अकेली नहीं कर सकती है। इसमें हम सबका की ये जिम्मेदारी। और इसलिए मैं दोबारा से आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिल रहा है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस स्ट्रेस। और
मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर जाना होगा। और मैं उसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई रिलीजियस, हाँ, हिंदुइज्म नहीं, मतलब मैं कल्चर, मेडिटेशन। बिल्कुल, भारत ने मेडिटेशन दिया दुनिया को। बिल्कुल, शिव जी ने पार्वती को मेडिटेशन दिए। बिल्कुल, और उससे ज्यादा कोई मेडिटेशन की टेक्निक्स नहीं है। बिल्कुल। और जो भी शिव जी ने टेक्निक दी पार्वती माँ को, वो में से कोई भी आप एक टेक्निक अपना लो, बिल्कुल, वही आपका रास्ता होगा। तो गो बैक टू मेडिटेशन। चाहे आपका मेडिटेशन हो आपका म्यूजिक, बिल्कुल, सुनिए। चाहे आपका मेडिटेशन हो साधना, खेल खेलना, जिम करना, कुश्ती करना, पॉडकास्ट देखना, जो भी हो आप कीजिए उसे। किताब पढ़ना, ड्राइव पे जाना, अपने पेट्स के साथ खेलना, बच्चों के साथ खेलना, जो भी आपका मेडिटेशन हो उसको कीजिए, शिद्दत से कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय योर लाइफ। लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, मुझे कभी कोई पूछता है हाउ आर यू, मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ इज ब्रिलियंट, हकूना मटाटा। हकूना मटाटा इज इन ईस्ट अफ्रीका। लाइफ बहुत अच्छी है, मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छी है। बुल्ले शाह का एक गाना है, मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा था, लोग कहते दाल नहीं गलती, मैंने तो पत्थर पिघलते देखे। बिल्कुल। वो मतलब आप सोचिए इस चीज को। बुल्ले शाह को कोई कहता है कि आप फकीर होकर इतने खुश कैसे हो, और वो कहते हैं कि यार लोग कहते दाल नहीं गलती, मैंने तो पत्थर गलते देखे। बिल्कुल, वही चीज है शायद जो आप शुरू में कह रहे थे ना, कि आप अपने काम को जब एंजॉय, जैसे जो प्रेशर बनता है जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, पीछे आपने भी एक दो केसेस सुने होंगे, एक तो शायद मुंबई का ही था, 45 डेज से बंदा प्रेशर में था और सुसाइड। अगर वो मेरे ख्याल से पैशन के साथ अपना काम कर रहा होता तो फोकस्ड भी रहता और सर टाइमली खत्म भी कर लेता। करेक्ट। तो हमें इंडिविजुअली भी सोचना चाहिए, और कई लोग जो रिलेशनशिप वाले हैं उनको भी, भाई इतनी भी कोई खास चीज नहीं तुमने खोई है जो जिंदगी से ऊपर हो। करेक्ट। एक चीज और है इसमें, अगर मैं आपकी एक पर्सनल लीडरशिप पे बात करूं तो एक जर्नी होती है हर इंसान की, एक पॉलिटिकल। करेक्ट। और ऐसा नहीं, मैं इसको महत्वाकांक्षा तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्वालिटी है आप में लीडरशिप वाली जो मैं हमेशा से देखता है। थैंक यू। मैं उस पर एक छोटा सा पॉलिटिकल कह सकते हो, एक क्वेश्चन इस नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू में पूछे, अगर आप एलओपी होते लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आप जैसे कल बजट के बाद एलओपी का पहला पिछले कल हमने भाषण सुना, अगर आप होते तो उस पर क्या क्या पॉइंट्स आप रखते? मैं इसलिए भी कह रहा हूं, यू आर द ओनली लीडर फ्रॉम द अपोजिशन जिन्होंने निर्मला जी को थैंक्स लिखा है ट्वीट पे आफ्टर द बजट। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक चीज, मैंने इनको थैंक्स क्यों लिखा? क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं कैंपेन चला रहा था बिल्कुल पे कि टैक्स टेररिज्म हो रहा, जीएसटी एक्सटॉर्शन हो रहा। बिल्कुल। हालांकि जीएसटी का भी सुलझा नहीं, और वो उनके हाथ में नहीं, वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में। बट टैक्स टेररिज्म का मैं कह रहा हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में कह रहा हूँ टैक्स टेररिज्म हो रहा है। बिल्कुल। तो जब मैं कह रहा हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो जब उसने की, जब उन्होंने किया, तो मेरा कर्तव्य है वो एक्नॉलेज करना। बिल्कुल। अच्छा कोई भी करे, देश आगे होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे आगे देश होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने किया, चाहे किसी कारण किया, चाहे दिल्ली के इलेक्शन के लिए किया, मान लेते किया, देश के लिए किया। That's we love about you. देश के लिए किया ना, देश आगे होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने का मुझे मौका मिलता, देश की सेवा करने का मौका मिलता, तो मैं हाइपोथेटिकली अगर मैं होता तो मैं ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को का धन्यवाद करता कि उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया बजट सेशन के पहले। हाँ जी। और उसके बाद जो मैं पॉइंट्स रखता, मुझे लगता है कि हमें एक पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए देश को लेकर। विपक्ष का काम है आलोचना करना। बिल्कुल। और विपक्ष का काम है कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना। अगर विपक्ष सिर्फ आलोचना करेगा, प्रॉब्लम्स हम सब जानते हैं। बिल्कुल। सॉल्यूशंस हमें मिलकर लेना है। बिल्कुल। ये मुझे लगता है जब मैं विपक्ष का नेता होगा तो ये मेरा काम होगा सरकार के साथ एक ब्रिज बनाना, एक सेतु बनाना। आलोचना ठीक है, सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है, जरूरी भी है, और जरूरी भी है। अभी मैं मानता हूं निर्मला सीतारमण जी को और भी टैक्स के अंदर और भी रिफॉर्म्स करने बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस में बिल्कुल बहुत सारी स्लैब्स है, स्लैब्स को कम करो और लोगों को हम टैक्स नेट में कैसे ले आएंगे वो जरूरी है, ताकि स्पेंडिंग हो। वेलफेयरिज्म का हमें डेफिनेशन लाना होगा, ताकि वेलफेयरिज्म ये नहीं कि हम किसी को स्कूटी दे, वेलफेयरिज्म है शिक्षा और नौकरी और प्रोटीन, ताकि वो स्कूटी खुद खरीद पाए, ताकि स्कूटी खुद खरीद पाए, सरकार स्कूटी ना दे। तो ये हमें इन चीजों को डिफाइन करना होगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों की जरूरत है और मिडिल क्लास को और भी देना जरूरी है, बट वो एक अलग बात है। वो मैं कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना है, सिर्फ आलोचना करना मुझे लगता है वो गलत है। बिल्कुल। तो
जैसे कि कल बात हो रही थी जयशंकर जी को लेकर, हाँ जी, मेरा ये मानना है, अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मान भी लेते कि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कि जाइए भाई आप कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ थोड़ा बातचीत कीजिए, वार्तालाप कीजिए, करिए मेरा जुगाड़, तो गलत क्या है? बिल्कुल। या जब मैं प्रधानमंत्री होगा, मेरा एक्सटर्नल अफेयर रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही करेंगे जाके। अरे हाँ, और अगर मैं प्रधानमंत्री होगा, मैं तो एनवॉय को ही भेजूंगा ना अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कल प्राइम मिनिस्टर हूँ और मुझे किसी देश के लीडर से बात करना है और कुछ पहला काम करना है मीटिंग के पहले, तो मैं पहले एनवॉय को ही बोलूंगा ना कि एक रास्ता बनाओ, उसमें गलत है। ये जो चीज है, मुझे लगता है कि हमें देश को आगे रखना चाहिए। बिल्कुल। और देश को आगे रखते एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन हो कि अगर यूएस ने टैरिफ्स डाले तो हम क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे जब ट्रंप ने कहा कि हम ब्रिक्स, अगर करेंसी आएगा तो हम सारे ब्रिक्स कंट्रीज पे हम ये डालेंगे, हम उन पे टैरिफ्स डालेंगे। बिल्कुल। पर ब्रिक्स करेंसी भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, वो तो चाइना डोमिनेट करेगा, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो खुद हम हेल्प करें, हमें नहीं चाहिए ब्रिक्स करेंसी। तो हमें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एट द सेम टाइम सरकार की भी जिम्मेदारी है विपक्ष को साथ में लेकर चलो। अब नेबरहुड में एनजीओ चला रहा है, वो एनजीओ को निकालना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष को साथ में लो। सीरिया में क्या है, प्लान बी क्या है, हमें नहीं पता। बिल्कुल। सीरिया में भारत की इन्वेस्टमेंट्स है, प्राचीन मुल्क है भारत की तरह, कल्चरली रिच मुल्क है भारत की तरह। सीरिया बहुत प्राचीन मुल्क है भारत की, और उसके बहुत ऐतिहासिक रिलेशंस है। भारत, सीरिया, इजिप्ट, ये बहुत प्राचीन मुल्क है। 3-3 हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन। भारत ज्यादा पुराने, बट वो भी पुराने। सिविलाइजेशन, हमारा सिविलाइजेशनल जर्नी है, नया जर्नी नहीं है। बिल्कुल। वहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट्स है। बहुत कम लोग जानते कि सीरिया में प्रेसिडेंट गए, असद गए, उसके पहले उनका एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया आया था, बिल्कुल, लीला में रुका हुआ था। बिल्कुल। भारत के उधर इन्वेस्टमेंट है, रिफाइनरी ऑयल के हमें वहां पे मिलता है। तो प्लान भी क्या है, वहां पे वो आईएसआईएस वालों ने टेक ओवर किया है, वहां से भारत को भी खतरा होगा। क्योंकि वही सीरिया और तुर्की के लोगों ने इंग्लैंड में वो जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था 23 में, और जब इंडियन कम्युनिटी को मारा गया था इंग्लैंड के अंदर, वही बाद में पता चला वो तो सीरिया और तुर्की के लोग थे। बिल्कुल। तो ये रेडिकल लोगों के खिलाफ हमें करना है। उस रीजन में इंडिया पीस कीपिंग कर रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सरकार का भी तो दायित्व बनता है कि ऑपोजिशन को साथ ले जाए, ऑपोजिशन का भी दायित्व बनता है सरकार के साथ काम करे। मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं जानना चाहता, बट ये सारी चीजें जरूरी है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है, क्योंकि और ये सही बताऊं तो जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है ना, वही इस तरह बात भी कर सकता है कि हाँ भाई हमें पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। घेरना सरकार को वो जरूरी भी है, तभी वो सीधी लाइन में चलते भी हैं, तभी लोकतंत्र चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें ना एक चीज आती है कि जब हम गवर्नमेंट्स की बात ही करें, और आपने इतना पॉजिटिव नेगेटिव से बात करी, तो हमारा मीडिया ना कई बार नेगेटिव ज्यादा दिखाता है। मैं यहाँ पे सॉरी टू से, लेकिन एक ना टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ। आप और शहजाद भाई, मीडिया को ना लड़ाइयाँ दिखाने में बहुत मजा आता है, और मुझे ना मैं पॉजिटिव्स ढूंढता हूँ एक्चुअली, मतलब पता नहीं क्या है। मैं ये देखता हूँ कि कई बार शहजाद भाई कुछ कह रहे होते हैं तो आप हंसते हैं उस बात पे, वो घेर किसी और को रहे हैं लेकिन आप हंसते हैं। और मैंने आप दोनों के एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलते नहीं देखा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूर होता होगा एक दो, चलो रिश्तेदारी में हम अपने भाई बहन को कह देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दिल रिश्ते यहाँ से टूट गए। अब एक एग्जाम्पल है, बीच में शायद मैं एक ऐसे डिबेट शो देख रहा था, और सामने से शिवसेना के कोई बोल पड़े कि मेरी आवाज तो टूटती हुई नहीं आ रही है। इफ यू रिमेंबर दैट, शहजाद भाई पार्टी वो बोलते बहुत है, उन्होंने कहते यार पार्टी टूट गई आवाज, और आप हंस रहे थे उस बात पे। तो ना ये जो एक प्यार है ना वो दिखता है, और लोगों को ना पॉजिटिव्स देखने चाहिए मेरे हिसाब से। प्यार तो है ना, है हाँ, मेरा बिल्कुल, भाई है ना। बिल्कुल। और आपने एक बड़ी अच्छी बात भी कही थी एक पॉडकास्ट में कि मुझे मैसेज आया था जब आपके मेरा बेटा हुआ। हाँ हाँ, वो तो मेरे बेटे को मिलता है। बिल्कुल। नहीं, वो है तो मेरा भाई ना, प्यार तो होगा ना, ऐसे कैसे प्यार नहीं होगा। बिल्कुल यार, आप किसी के साथ जो भी आपका पर्सनल इक्वेशन हो, यार प्यार कैसे नहीं हो। प्यार तो यार जिंदगी भर होता है ना। आप किसी को प्यार करना कैसे बंद कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन शायद एक फिगर होने का, मतलब एक पब्लिक फिगर होने का नुकसान है कि चीजें बाहर आ जाती हैं और वो लोग उछालते लोग उसको, कई बार लोग उसको यूज करते, मिसयूज करते। बट एक प्यार जो है, आप किसी को अगर प्यार करते हो, आप कैसे वो प्यार को आप एंड कर सकते हो। मतलब बिल्कुल, मेरे लिए वो चीज मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। मैं अगर किसी को प्यार करता हूँ तो फिर जिंदगी भर प्यार करता हूँ, वो फिर चाहे रिलेशनशिप हो या ना हो, वो अलग। बिल्कुल। यार, आपने किसी को प्यार किया है, मेरा भाई, मैं इसको प्यार करता हूँ, और एज अ फादर किया आपने, तो फादर क्या, बिल्कुल, कैसे वो प्यार कैसे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो बातचीत ना हो,
आप अगर किसी रिलेशनशिप में वो नहीं हुआ, ठीक है, प्यार कैसे बनता है? अगर आप जेन्युइनली प्यार करते हो, वो खत्म नहीं होता, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज है कि 4D वर्ल्ड में ये चल नहीं सकता, आप साथ में नहीं हो सकते, वो अलग चीज है। मैं और शहजाद नहीं हूँ, वो अलग चीज है। बिल्कुल प्यार कैसे खत्म होगा? वो तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। उसका तो कोई लेना देना नहीं। वो मेरे प्यार को कांग्रेस, बीजेपी, हाँ मोदी सर, राहुल सर से क्या मतलब है? बिल्कुल वो तो प्यार है ना। बिल्कुल। ठीक है, हमारा एक आइडियोलॉजी का अलग है, 4D वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो हम नहीं साथ रह सकते, हम एक साथ नहीं होंगे, हम वो समुद्र के दो किनारे जो नहीं मिल सकते, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन लहरें तो वही टकरा रही हैं। लहर तो टकरा रही, वो तो हमेशा टकराएगी। बिल्कुल वही तो पानी जाएगा, बिल्कुल यहाँ भी जाएगा, वहां भी जाएगा, बिल्कुल वहां से कुछ ले आएगा, यहाँ से कुछ ले जाएगा। बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया को भी ना कुछ जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब शहजाद भाई ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में गए थे, तो लोगों ने मीडिया में इतनी बात ये नहीं उछली कि हाँ उन्होंने किस रीजन से छोड़ी, ये ज्यादा उछल गया कि दोनों भाई आपस में बात नहीं कर रहे अब। और मुझे लगता है वो अननेसेसरी था। ये मतलब मीडिया को समझना चाहिए इन चीजों को। आप जैसे आप पॉलिटिक्स में होके, और मैं यहाँ पे भी ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स, जैसे मैं शुरू में भी कह रहा था कि ये गलत शब्द नहीं है। हाँ, बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स ये होना चाहिए वर्ड। आप जब बैठते हो तो आप पॉलिटिकली जब बात करते हो पॉजिटिव बात करते हो। ये मीडिया को भी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि गुड मीडिया और बैड मीडिया में भी फर्क होना चाहिए, और कम से कम ऐसी चीजों को तो ना ही उछालें। पता है, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करता हूँ। मैं गुड बैड मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता ही नहीं हूँ। ओके। मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई चीज बैड ईवल होती है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति में बहुत मानता हूँ, और किसी भी भारतीय शब्द में किसी भी ईवल शब्द नहीं है, क्योंकि हर कुछ ब्रह्मा का क्रिएशन है। तो अगर ब्रह्मा का क्रिएशन है तो इसमें ईवल कैसे होगा? हर चीज में ब्रह्मा है, और ये बात साइंटिफिकली आज प्रूव्ड है। बिल्कुल। अब क्वांटम हमें बताता है, फिजिक्स हमें बताता है, हम लिटरली स्टार से आए, एक्चुअली स्टार से आए। जो स्टार्स के एलिमेंट्स है, तारों में जो एलिमेंट्स है, वही हमारे में, हम एक्चुअली स्टार से आए। तो जब हम सब एक ही है, पूरी कायनात एक ही, ये सारी चीजें हमारी किताबें हजारों साल पहले कहती थी। आज साइंस इसे कहता है, आइंस्टाइन की थियरी के बाद जब हमें पता चला कि वी लिव इन अ मल्टीवर्स यूनिवर्स वगैरह वगैरह वगैरह, आज हमें जब समझ में आता है कि बिग बैंग हुआ, जो भी हुआ, और कैसे यूनिवर्स बना, आज हम सब जानते कि हम सब एक है। तो पूरा यूनिवर्स ही एक है, और हम सब एक ही ब्रह्मा से आते, तो हमारी किताबों कब से लिखा हुआ है। बिल्कुल। और हम सब एक है, यूनिवर्स में हर एक चीज में वही है। और अब हम सब जानते हैं कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उस क्वार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें अब साइंस बता रहा है। मैं बिल्कुल, ये तो है। तो जब हम सब एक है, तो फिर काहे हमें, तो कुछ गुड और बैड नहीं होता, काहे हमें किसी चीज में बुराई देखनी है। मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरा कोई चीज से नहीं बनता है, आई विल रिस्पेक्टफुली मूव अवे फ्रॉम इट। बिल्कुल। मैं गुड और बैड में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस चीज में यकीन रखता हूं, एनर्जीज में। अगर वो एनर्जीज मुझे परेशान कर रही, वो एनर्जीज मुझ पे भारी हो रही, वो एनर्जीज मुझे नीचे कर रही, वो एनर्जीज मुझे, मैं जो हूं वो बाहर आने नहीं दे रही है, तो मैं वो एनर्जी से दूर चला जाता हूं। मैं एनर्जीज में यकीन रखता हूं, गुड बैड में यकीन नहीं रखता हूं। बिल्कुल। और ये शायद हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैंने एक चीज नोट करी अभी, ये मुझे शुरू में कर लेनी चाहिए थी। आप मुस्लिम हैं और आपके हाथ पे एक कलावा है। हाँ, मेरा शायद छोटा सा है। हाँ, बींगा हिंदू। हाँ, ठीक है। अब ये आपने स्पिरिचुअलिटी की भी जब बात कर रहे हो, तो आप हमारे हजारों साल पुराने, अब ब्रह्मा की बात कर रहे हो, आप शिव की बात कर रहे हो, तो ये भी खूबसूरती हिंदुस्तान में। ये महाकाल है, ये महाकाल है। हाँ, मैंने भी पहना था एक बार। अब एक चीज आती है इसमें कि आप बीच में अभी कुंभ चल रहा है, ठीक है, जब हम ये शूट कर रहे हैं उस टाइम कुंभ चल रहा है। करेक्ट। तो कुंभ में जा रहा हूँ। अच्छा, कुंभ जा रहे हैं आप। ओके, तो कुंभ को लेके स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे जोड़ते हैं? 144 ईयर्स के बाद हो रहा है। बिल्कुल। और भारत के इतिहास में, आप भारत का इतिहास देखें, मैं इंडिया का नहीं भारत का कह रहा हूं। हाँ जी। हमेशा से कुंभ में लोग आते थे। बिल्कुल। त्रिवेणी में, वो संगम में वो डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते थे, पुण्य कमाते थे, अपने जो उनको चाहिए वो भगवान से मानते थे। ये भारत की संस्कृति रही। बिल्कुल। और आजादी की लड़ाई में अंग्रेज डर गए थे एक जगह पर इतने लोग देखकर। बिल्कुल। ये बात 18 समथिंग यार, एक जगह पे इतने लोग आए। बिल्कुल। तब उन्होंने डिविजन्स क्रिएट करना शुरू किया। 1881। तो ये भारत की एकता है, ये भारत का कल्चर है, ये भारत का रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। और ये हमारा कर्तव्य है कि इसे हम दुनिया की तरफ ले जाएं। बिल्कुल। और आप देखिए,
कहाँ दुनिया में ऐसे, नेहरू जी के समय 1 करोड़ लोग, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज बताया जाता है 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा तो उस हिसाब से एक जगह पर बिल्कुल ओवर 45 डेज 45 डेज Yeah. और 50 डेज पकड़ लो, 5 दिन पहले बात, बिल्कुल तो ओवरऑल 8-9 करोड़ लोग आएंगे। आप इसे एक चमत्कार सोचिए, प्रयागराज जैसे शहर में जहाँ उतने होटल्स नहीं है, बिल्कुल उतने कमरे नहीं है, बिल्कुल कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आप सोचिए कौन 10 सा करोड़ बंदा एक दिन में जा रहा है, फिर भी हाँ उनका हैंडल। क्या मेरेकल है कि इतने लोग आ रहे हैं बिल्कुल और जा रहे हैं। बिल्कुल ये तो मेरेकल ही है ना, बिल्कुल। और ये मेरेकल हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी कि वो अच्छी व्यवस्था करे, वो हर लोगों का ध्यान रखे। बिल्कुल। और वहां पे मैं थोड़ा सा इस वर्तमान सरकार की आलोचना करूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार की, जो वहां पे स्टैम्पीड हुआ। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आने में देर हो रही है, जो बातें चल रही, 16,000 नंबर अब भी कनेक्ट नहीं हुए, लोग मिल नहीं रहे, सरकार की जिम्मेदारी। आप ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी के जमाने में एक्सीडेंट हुआ, अखिलेश जी के टाइम पे रेल स्टेशन पे वो आप फिर सरकार में क्यों है? बिल्कुल, आप करंट चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल, वो इससे आप नहीं भाग सकते कि नेहरू जी के जमाने में क्या हुआ। बिल्कुल। तो ये चीज जरूरी है, ये चीज मानना जरूरी है, और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो ठीक है, योगी जी को बुरा लगा, और ऑब्वियसली कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, हाँ, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई इंसान ही नहीं चाहेगा, इंसान नहीं चाहेगा, बिल्कुल। बट जिम्मेदारी अंत में किसकी है? बिल्कुल। अगर नेहरू जी की जिम्मेदारी है 50 हाँ, तो आज आपकी फिर आज योगी जी मोदी जी की है। बिल्कुल। दे कैन नॉट बी डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो चीज आपको करनी होगी। और जो वहां पर गरीब लोग हैं, क्योंकि जो लोग स्टैम्पीड में मरे वो अधिकतर तो गरीब ही हो गए। मैं चाहता हूँ कोई ना हो, मैं नहीं चाहता कि इसका गलत मतलब, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी, बिल्कुल, मतलब जो है वहां पर तो गरीब ही है ना, बिल्कुल। तो फिर आपका उनके प्रति ज्यादा आपका कर्तव्य संवेदनशील होना चाहिए आपको, और आपको ज्यादा उनके प्रति आपको सिंपैथी होनी चाहिए। और उनके लोग जो वहां आ रहे ढूंढ रहे, फिर सरकार का एक काम होना चाहिए कि जो लोग आ रहे अपने रिलेटिव्स को ढूंढने, उनका लॉजिंग करे, उनको खाना खिलाए, उनकी देखभाल करे। और मुझे ये बात, जब मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर मैं सरकार में हूँ और अगर मुझे कुंभ करना या ऐसा कोई चीज करनी, तो टेक्नोलॉजी है, हम और टेक्नोलॉजी को, जो भी आ रहा है, सुशील आ रहा है, तहसीन आ रहा है, बैंड स्क्रीन हो सकता है, RFID जो भी होता है, RFID वाला, जिसके अंदर सारा डिटेल हो, नाम, ब्लड ग्रुप, किस मेडिसिन से आप एलर्जिक हो, बिल्कुल इमीडिएटली वो आपके ब्लॉकचेन के साथ वो कनेक्टेड हो, बिल्कुल उसके वो, क्योंकि आपके AI ड्रोन कैमरा से इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ गए, कौन सा RFID आपका टैग नहीं चल रहा, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, रियल टाइम के अंदर पता चल, रियल टाइम में मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल, क्यों आप टैग्स नहीं दे सकते? तो ये चीज तो हमें टेक्नोलॉजी को लानी होगी। हमें संगम क्या है, हमें टेक्नोलॉजी और धर्म का संगम करना होगा। बिल्कुल, और सिर्फ भारत ही वो प्रोग्रेसिव देश है जहां पे हमेशा हुआ है। बिल्कुल, बाकी सारे रिलीजन ने से रेजिस्ट किया है। हाँ, बिल्कुल, पर जो रिलीजन भारत में ओरिजिनली पैदा हुए उन्होंने हमेशा इस चीज को अपनाया। बिल्कुल, तो हम क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? थोड़ा सा हम और इसको इस्तेमाल करें, RFID टैग्स हो, जो भी आ रहा है उस पर वो ऐप कंपलसरी डाउनलोड करना हो, ताकि रियल टाइम सरकार उसको कर सके, वहां पे जो डेटा सेंटर रियल टाइम टैकिंग हो सके, ये चीजें हम कर सकते हैं। हम जहाँ पे हम उसको डिवाइड कर दे कि A to B ये ब्लॉक में होगी, B to C ये ब्लॉक में, E to F वहीं पर उनका खाना होगा, ताकि रियल टाइम वो प्लेट के साथ हो, प्लेट के अंदर भी RFID टैग हो सके, तो आप उसको आप कार्ड दे दो, वो कार्ड देते उनका खाना आ जाए, ताकि आप देख सकते हो खा रहे नहीं खा रहे। ये सारी चीज सरकार को करना है। क्या होगा थोड़ा सा और, कितना 400-500 करोड़ और ज्यादा खर्च होगा। और मैं ये नहीं कह रहा सरकार नहीं करना चाहती, उन्होंने किया, पर थोड़ा अगर हम इसको टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट करें, नॉट फॉर हेडलाइन मैनेजमेंट, बिल्कुल नॉट के हेडलाइन जो हमने RFID AI वाले ड्रोन लगाए, एक्चुअली इसका इस्तेमाल करो। आज वो AI वाले ड्रोन का है 16,000 के मोबाइल अगर नहीं चल रहे और पार्लियामेंट में खुद बीजेपी कह रही षड्यंत्र है, तो भाई 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के केंद्र में, तो अगर उसके बाद षड्यंत्र हो रहा, तो आप क्या कर रहे हो 144 ईयर के बाद जो इवेंट है उसके अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये अधिकार नहीं कहना षड्यंत्र हो रहा है। तो आई थिंक वी शुड यूज टेक्नोलॉजी नॉट फॉर हेडलाइन मैनेजमेंट, कि टेक्नोलॉजी से श्रद्धालु को सुविधाएं मिले, उनका भला हो, ये जरूरी है। हम क्यों इस दिशा में नहीं सोचते? इस पर बातचीत होनी चाहिए। और मैं नहीं कहता ब्लेम गेम होना चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि स्टैम्पीड हो, बिल्कुल, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम करना चाहिए, और उस पर इंप्रूव कैसे हो। हाथरस में शायद 8-9 महीने पहले स्टैम्पीड हुआ, बिल्कुल, आज तक जो उसके लिए जिम्मेदार उनका नाम चार्जशीट में नहीं आया। तब आप उनको डाल देते हैं, ये शायद नहीं होता। तब आप अफसर को सस्पेंड करते, शायद आज नहीं होता। ये करना है,
बिल्कुल ये देश के लिए करना है, बिल्कुल और कुछ चीज पॉलिटिक्स से ऊपर है, बिल्कुल एज पर मी। बिल्कुल। That's why we love you. एक चीज और, आप फ्यूचर प्लान क्या देखते हैं अपने लिए आगे पॉलिटिक्स में, फ्यूचर में ये सोच रहा हूं, ताकि हम जब आपको बुलाएं नेक्स्ट टाइम। देखो मुझे, मेरा जो फ्यूचर है, मैं देश के साथ हाँ जी, लिंक्ड है। मैं बस चाहता हूं कि मैं अब अपनी बाकी की जो जिंदगी है वो देश के लिए जीऊं, और देश में जो परिवर्तन लाना है उसमें मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करूं। जिन चीज़ों में मुझे परिवर्तन लाना है, मैं चाहता हूं कि अगले कुछ सालों में, और मैं जानता हूं कुछ सालों में क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी जो लाइफ है वो एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल मुझे प्रोटीन के तरफ काम करना है, ताकि लोगों को, बच्चों को प्रोटीन मिले। और ये, इसका प्रोटीन का मतलब ये नहीं एनिमल, हाँ, मैं बिल्कुल, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिक, कि एक जो कैंसर का और हार्ट अटैक का पेंडेमिक है हमारे देश में, वो बंद हो। ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें मैं कहता हूँ। रिसर्च में देश आगे जाए, हम रिसर्च में आगे जाए, हम ऐसी चीज़ें बनाए। मैं इलॉन मस्क को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इलॉन मस्क भारत में क्यों नहीं हो, भारत में आए। बिल्कुल। मैं उन बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस करते हैं, वो भी ठीक है, बट इन्वेंशंस करे, नई टेक्नोलॉजीज ले आए, जिसके कारण मानवता सुधर जाए, वो जरूरी है। उसकी और हम कंट्रीब्यूट, हम ओनली मतलब सिर्फ इसरो पे डिपेंडेंट ना हो कि वो करेंगे कुछ, नहीं, प्राइवेट बिल्कुल। और उसके बाद हम ऐसी पॉलिसीज बनाए कि अगले 50, 60, 70 सालों में, मुझे ये शब्द ग्लोबल पावर अच्छा नहीं लगता, हम एक ग्लोबल पार्टनर बने, हम सबके साथ पार्टनरशिप करें। बिल्कुल। हम अमेरिका के साथ भी करें, रशिया के साथ भी करें, बिल्कुल पार्टनरशिप, हम सबके पार्टनर्स हो, और उस पार्टनरशिप के माध्यम से हम जो हमारे देश में गरीबी उसे मिटाए, और जो हमारे देश में लिविंग स्टैंडर्ड से और भी बढ़ाए। आज आप मिडिल क्लास को भी देख लें, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म जो थोड़ा बहुत हुआ उसके बाद भी हर मिडिल क्लास एक हॉस्पिटलाइजेशन अवे है बैंक्रप्सी से, हर मिडिल क्लास। बिल्कुल। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, 20, 25, 30 लाख का बिल ऐसे ही बन जाए, बिल्कुल 40 लाख का, आप एक हॉस्पिटलाइजेशन अवे हो। और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो हाथ भी नहीं फैला सकता है, बिल्कुल, वो ना वो ले सकता है सब्सिडीज, और ना उसके पास उतना पैसा है कि कुछ होगा नहीं। उसके लिए काम करना है, और एक ऐसा देश बनाना है जो जेन्युइनली मेरिट पे आगे हो। आज आप, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज देख लो, सारे इंक्लूडिंग बीजेपी, सारे वही बच्चे। बीजेपी में भी, हाँ, बीजेपी में भी घुस गए कुछ। नहीं, कुछ नहीं, आप लोकल लेवल पे भी देखना, बिल्कुल, इनका बेटा ये, इनका बेटा ये, इनकी बेटी है, मेरिट का है, बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री देख लो, वेयर इज द मेरिट? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, मेरिट कहाँ है? बिल्कुल, कुछ जो है ठीक है, मैं उनसे ले नहीं रहा, मैं वो नहीं कर रहा हूं, उनका अधिकार नहीं। आप फिल्म इंडस्ट्री देख लो, जितने भी नहीं, सारे सबके बच्चे। एंट्री इजी नहीं होनी चाहिए नेपोटिज्म के नाम पे, परफॉर्म कीजिए तब आइए, मेरिट के ऊपर, बिल्कुल मेरिट के ऊपर, बिल्कुल, ओनली मेरिट शुड बी द क्राइटेरिया। आदमी आगे जाए उसके मेरिट के ऊपर, ताकि वो कहां पैदा हुआ, उस पर, वो क्या करता है और क्या लाता है देश की तरफ, परिवार की तरफ, समाज के लिए, उस पर वो आगे जाए। और तहसीन भाई, आपसे एक चीज चाहेंगे हम, नेक्स्ट टाइम जब भी आप संसद में भाषण दें, तो किसी तरह गवर्नमेंट तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि मेंटल हेल्थ पे उन्हें काम करना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर्स बढ़ाएं, इसी से काफी हेल्प हो जाएगी। करेक्ट। अभी हेल्पलाइन नंबर के मेंटल हेल्थ के लिए हैं कितनी, समझ रहे हो आप? सिर्फ हाँ, इंटरनेट पे अगर कोई डाल देता है हाउ टू कमिट सुसाइड, तो वहां पे जरूर आता है कि इस हेल्पलाइन पे कॉल कर लो, डू यू नीड हेल्प। लेकिन मेरे हिसाब से एक, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि आईपी एड्रेस उसी टाइम रीड हो और वहां तक हेल्प खुद ही पहुंच जाए। करेक्ट, ये चीजें होनी चाहिए। तो इस तरफ अगर आप कुछ काम कर पाए तो, और एआई के माध्यम से हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज है, इसका डेटा कोलेट होकर इस डेटा को ठीक से एनालाइज करते हैं। बिल्कुल, जिन लोगों ने सुसाइड किया है, एक स्टडी बने, और वो डेटा को फिर एआई ऑब्वियसली यूज करे, तो जो हमारे स्पेशलिस्ट है उनके परिवार की जाए, उनके परिजनों को मिले, वो देखे परिस्थिति क्या है, ताकि एक डेटा मिले कि क्या पैटर्न है जिसकी वजह से, जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में क्या फियर था, बिल्कुल, क्या था, जो रीजन, जो भी रीजन है, या जॉब था, इनसिक्योरिटी थी, लोन था, ताकि उसके और हम पॉलिसीज बनाएं कि इस वजह से लोग सुसाइड ना करें। बिल्कुल, लोनलीनेस है। अभी देखिए, एक पैराडॉक्स है लोनलीनेस का। पहले के जमाने में आदमी बहुत लोनली हुआ करता था, अब आगे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,
तो क्या आदमी लोनली है या नहीं, ये एक सवाल है, बिल्कुल इसका सवाल का जवाब नहीं है। बिल्कुल। बट उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के बाद क्या वो ह्यूमन इंटरेक्शन को क्रेव करता है या नहीं करता? तो क्या लोनलीनेस बढ़ा है या कम हुआ है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। पहले लोनलीनेस का एक सेट डेफिनेशन था। अगर एक बुजुर्ग की बात करें एग्जाम्पल, तो बेचारा अकेला बैठा है, बच्चे चले गए, वो कहीं और शहर में, कहीं और देश में, कहीं और है, काम कर रहे, सुबह जा रहे, वो शाम पूरा दिन घर पे अकेला बैठा है। पर आज उस बुजुर्ग के पास मोबाइल फोन है, यूट्यूब है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एलेक्सा है, जो भी है। बिल्कुल। उसके बावजूद क्या वो लोनली है या नहीं है, उसका कोई स्टडी नहीं कर रहा, क्योंकि सुसाइड के नंबर्स जा रहे हैं। और बिल्कुल मैं एब्सोल्यूट नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज में ही बात कर रहा हूं। बिल्कुल 12.5% से ऊपर है इंडिया। 12.5% से ऊपर गया है। बिल्कुल। तो इतने सारी चीजें होने के बावजूद इंटरनेट जब आपके हाथ में है, जहां पे आपको इमीडिएट हेल्प मिल सकती, आदमी फिर भी लोनली क्यों, सुसाइड क्यों कर रहा है? हमने इसकी स्टडी नहीं की। बिल्कुल। तो क्या लोनलीनेस बना? आपने एक चीज नोटिस किया है, आप जो भी सपने देखते हो, सपने में आपने कभी नहीं देखा होगा कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हो। बिल्कुल। कभी आपने देखा है? नहीं। क्यों? तो क्या ये जरूरी है? नहीं है। मुझे लगता है इस पे और डेप्थ हमें स्टडीज करनी होगी, ताकि हम समझे कि क्या ह्यूमन इंटरेक्शन कहां है, कैसे, क्योंकि मानवता कैसा आगे बढ़ा, ह्यूमैनिटी। जब हमारा थाई बोन हमने हील किया, तब मानवता आगे बढ़ा। ह्यूमंस जो है वो ग्रुप में घूमते थे, ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग करते थे, बिल्कुल। या थोड़ी बहुत फार्मिंग करते थे, और उससे वो ट्राइब्स या जो भी है, जो भी उनका ग्रुप था, वो आगे बढ़ता था। तो हमारा एक ग्रुप होता था, हम यहाँ से वहां जाते थे, थोड़ा सा ग्रीनरी मिल जाए, वहां पे थोड़ा एग्रीकल्चर हो जाए, हंटिंग हो जाए, और हम रहते अपने 20, 25, 30 साल, जो एवरेज एज होता था लाइफ का, आगे बढ़ा। इसके अंदर अगर थाई बोन टूट जाए तो कोई चांस नहीं था रिकवरी का, उस आदमी को वहां छोड़ देते थे और ग्रुप आगे निकल जाते थे, जैसे एनिमल्स करते। मानवता तब बनी जब किसी को ले गए अपने साथ, जब वो टूटा, और अल्टीमेटली वो थाई बोन, फेमर बोन, ये हील हुआ। ये भी जुड़ सकता है, उनको पता चला। बिल्कुल। तब से कि हम साथ रह गए, अबैंडन नहीं करना है। बिल्कुल। किसी को हम अबैंडन नहीं करें जैसे जानवर करते हैं। वहां पे एक फर्क बना ह्यूमैनिटी में, कि ठीक है, इसके पहले जो होता था छोड़ देते थे, बट उसको साथ ले गए वो टूटने के बाद, और अल्टीमेटली फेमर बोन हील हुआ। हाँ जी। तब ह्यूमैनिटी बढ़ी, कि हम किसी को हमने पीछे नहीं छोड़ा। ह्यूमैनिटी का बेसिस ये था कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको साथ ले जाएंगे। और आज जहां हम है, जहां हम ऐसी दुनिया में जब सब साथ में नहीं, क्या ह्यूमैनिटी का ये कर्तव्य है कि हम सबको साथ ले जाए? ये जरूरी सवाल है, और ये सवालों को सोचना चाहिए। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, कोई सही या गलत आंसर नहीं है। बिल्कुल। इसका ये भी हो सकता है कि भाई मैं तो अपने परिवार का देखूं, हो सकता है। बिल्कुल। मैं क्यों सबकी जिम्मेदारी लूं? पर कम से कम परिवार का देखो, कम से कम परिवार का देखो। तो अल्टीमेटली इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं। मैं जब अपने आप को देखता हूं, मैं सोचता हूं यार मुझे देश को आगे ले जाना है। बिल्कुल। मैं अपने आप को उस चीज में भाई विजुअलाइज करता हूं। कोई और है वो सोचता है कि मुझे दुनिया को आगे ले जाना है। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं आगे ले जाना वही ह्यूमैनिटी है। बिल्कुल। प्रोग्रेस करना वही ह्यूमैनिटी है। एट द कोर ऑफ इट, चाहे आप एक भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, सीरियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, यूक्रेनियन हो, चाइनीज हो, हर आम आदमी एक ही चीज चाहता है कि उसकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हो। बिल्कुल। आप पैलेस्टीनियन हो या इजरायली हो, बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो, पैलेस्टीनियन को लगता है इजरायली मारा, इजराइल को मारा पैलेस्टीनियन। बिल्कुल। इंडिया जानता है कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान को कुछ न कुछ शिकवा हो, हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो। बिल्कुल। हर इंसान चाहता है जिंदगी बेहतर हो। तो अल्टीमेटली अगर मानवता चाहती है जिंदगी बेटर हो, तो उसके लिए रास्ता क्या है? बिल्कुल। तो उसकी ओर हम कैसे ले जाए, और वो क्या हम मैक्रो चीजें कर सकते हैं जिसकी तरह हम जिंदगी बेटर हो, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो, बिल्कुल, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो। मैं उस आई कीप थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि ये इसके सॉल्यूशंस क्या है और कहां इसे ले जाना है। हम आशा करेंगे कि आप जब संसद में जाएंगे तो ये पॉइंट्स उठाएंगे, चाहे करंट गवर्नमेंट के सामने, चाहे जब आप गवर्नमेंट में आएंगे तो आप इस पर काम करेंगे। और जाते जाते तहसीन भाई, जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहे हैं उनके लिए कुछ एक संदेश। देखिए, बहुत सीरियस चीज है डिप्रेशन, और मुझे खुद मैं खुद 2 बार मैं डिप्रेशन में नहीं गया था, पर 2 बार मैं बहुत क्लोज था डिप्रेशन के। एक जब मेरे डैड एक्सपायर हो गए, एक जब शहजाद और मैं साथ में नहीं थे। और क्योंकि शहजाद का रीसेंट है, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टॉर्चर, उसका बहुत ज्यादा टॉर्चर था, और बहुत एक हैवीनेस था,
पानी भी नहीं उतरता उस टाइम। पानी भी नहीं उतरता, और आपको लगता है कि यार आप किसी के साथ 24 घंटे और वो नहीं है तो कैसे वो होता है। बिल्कुल। तो आई वेंट थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम, और बट उसको मैंने एक्सेप्ट किया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे मेडिटेशन में मैंने सॉलिस ली, मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा, तो उसमें मुझे रास्ते मिले। तो मेरी उनको ये सलाह है, जो लोग को लगता है कि वो लो है, डिप्रेस्ड है, आप किसी को रीच आउट करें, उसमें कोई शर्म नहीं है किसी को रीच आउट करना। आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, मेडिटेशन का रास्ता ले, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक वगैरह, स्पोर्ट्स, आप कोई एक्टिविटी करें, आप इन्वॉल्व हो, आप किसी से बात करें, प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। बिल्कुल। इसमें अब मेडिसिन भी, साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। बिल्कुल। तो उसमें आप हेल्प ले, मेडिसिन ले, कामिंग मेडिसिन ले, एंटी डिप्रेसेंट से तो थोड़ा बहुत ले, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल कंसल्ट करने के बाद आप इस चीज़ को समझिए कि इस पूरी कायनात में, इस पूरे यूनिवर्स में, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, जहां पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स है, सूरज की तरफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स है, और कई बिलियन प्लैनेट्स है, और कहीं यूनिवर्सेस है, हमारा जैसे मिल्की वे गैलेक्सी, कई यूनिवर्स है, एंड्रोमेडा वगैरह वगैरह यूनिवर्सेस है। उस पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, जो हमें आज दिखता है कि 13.8 बिलियन, हमने मेजर किया, इतना हमने फाइंड आउट कर लिया है। हाँ, ये 100% है। 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद शुरू हुआ। बिल्कुल। दिस इज नाउ ऑब्जर्वेबल एंड वी कैन सी द बिग बैंग। बिल्कुल। उस पूरे यूनिवर्स में हम एक इंटेलिजेंट लाइफ है। बिल्कुल। अगले दूसरे यूनिवर्सेस में और इंटेलिजेंट लाइफ होगी, मुझे इसका पूरा यकीन है, बट वी हैवंट रीच्ड देम। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ बिग बैंग से, हम उस छोटे से प्लैनेट अर्थ के अंदर एक इंटेलिजेंट लाइफ है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जाने हम कितने स्पेशल है, इस चीज को हम देखें, इस चीज को हम एक्सेप्ट करें, इस चीज के लिए हम रोज ग्रेटिट्यूड दें कि वी आर दैट वन इंटेलिजेंट स्पीसीज। आज हमें उस मुकाम पे पहुंच गए, ये इंटेलिजेंट स्पीसीज, कि हम कल मार्स को, कुछ सालों में मार्स पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। हम आज उस मुकाम पे पहुंच गए कि नासा सन के आउटर रिंग को मेजर कर रहा है कि उस पर क्या एक्टिविटीज होती है जो सन से ज्यादा गर्म है, और अगले कुछ सेंचुरीज में मानवता उस लेवल पे पहुंच जाएगा जब हम वेदर को कंट्रोल कर पाएंगे, बिल्कुल, जब हम सन को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हम एक हायर लेवल ऑफ स्पीसीज हो गए, स्पेशली विद द कमिंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। हम अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को हराएंगे, हम उस लेवल पे पहुंचे। और अधिकतर ये जो प्रोग्रेस मानवता ने की है पिछले 300 साल 400 साल में की है, जो लाइफ एज बढ़ा है, जो हमारा ब्रेन का विथ बढ़ा है, जो हमारा ब्रेन 30% बढ़ा है, ये पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, कुछ रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। और हमने इतना प्रोग्रेस किया है। आज से 100-125 साल पहले गर्म शावर नहीं था, हॉट शावर नहीं था, हम वो यहां पहुंचे। तो ये जो प्रोग्रेस है ये हम और भी करेंगे, और ये इसका मोमेंटम बढ़ गया है। तो वी ओwe इट टू आवर एग्जिस्टेंस कि हम मानवता को आगे बढ़ाएं। मानवता को आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, मैं पूरी तरह से मानता हूं। और वी शुड नॉट गिव अप सो इजीली। बिल्कुल। इस पूरी वास्ट वायलेंट यूनिवर्स में हम एक वो प्लैनेट है जिसपे इंटेलिजेंट लाइफ है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पर जाकर ये प्रोग्रेस हमने किया। ये पूरे, अगर यूनिवर्स की हिस्ट्री देखे 13.8 बिलियन ईयर्स को, तो हमारा 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इस 1 सेकंड में हमने इतना अचीव कर लिया। बिल्कुल। फ्रॉम अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा कर्तव्य है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी कि हम इसे आगे ले जाए और इंटेलिजेंट स्पीसीज बने। दिस इज आवर ड्यूटी। तो मैं चाहता हूं कि लोग इसलिए नहीं जाए क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो, वो हेल्प ले। और आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, धर्म है, स्पिरिचुअलिटी, खास करके इंडिया में अगर हम अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चले, बहुत सारे रास्ते निकलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अगर हम उससे किसी को एक अपनाए, तो मुझे लगता है कि यू कैन हेल्प योर सेल्फ। और खुद को हेल्प करने से आप अपने परिवार को, परिजनों को, सोसाइटी को, शहर को, और अल्टीमेटली देश को, और अल्टीमेटली दुनिया को हेल्प करो। सो आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स दैट। और व्यूअर से भी एंड में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो मानवता पे जब बात कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि एक पॉलिटिशियन बोल रहा है तो सिर्फ बोलने के लिए कह रहा है। छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। सुबह पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मेरे पास मैसेज आया कि कॉल कर लीजिएगा तहसीन भाई को, वो
आपसे बात करना चाहते हैं, और मैंने वहाँ पे उनको क्लियर कर दिया था कि मेरी जो आइडियोलॉजी हो इनके राइवल पार्टी की है। उसके बाद भी ना सर आए और मानवता के लिए ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि हमारा जो परसेंटेज है ना वर्ल्ड में, जितनी सुसाइड्स हो रही हैं 8 लाख के आसपास हर साल, ये रिकॉर्डेड है, ये तो वो हैं जो पता है बिल्कुल। उसमें 12.5% से ऊपर, बल्कि एग्जैक्ट जाऊँ तो 12.9% है इंडिया का जो रेशियो है, और ये 2022 में तो बहुत ज़्यादा था, इट क्रॉस्ड 1,77,000। तो मानवता ना सिर्फ इस चीज़ से नहीं बचती कि लोगों के लिए काम करना, लोगों को बचाना भी शायद हमारा फ़र्ज़ है, चाहे हमारी बात सुन के ही बच जाए। और जैसा हमने तहसीन भाई से रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट तक बात पहुंचाएं, और जब ये गवर्नमेंट में आ जाएं तो उस पर काम भी करें, और अलग अलग तरीके से। अब मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ लास्ट में, मेरी एक सीरीज चलेगी अभी ये पॉलिटिक्स और मेंटल हेल्थ पे। पॉलिटिक्स को नेगेटिव वर्ड मत समझो, इसे प्लानिंग प्लॉटिंग का सिनोनिम मत समझो। जैसा कि हिंदी वर्ड है पॉलिटिक्स का राजनीति, और वो भी राजाओं की नीति नहीं है, उसका मतलब है राज्य करने के लिए नीति जो बनाई जाती है, और राज्य मतलब जनता। तो जिनको लगता है ना कि नहीं यार सही नहीं हो रहा, तो आओ सर की तरह आओ पॉलिटिक्स में और काम करो, काम करके उन चीज़ों को ठीक करो। जो आपको लगता है गलत है उनके खिलाफ खड़े हो के आप जीतो और समाज के लिए काम करो। किसी एक प्रोफेशन को गलत मत कहो, क्योंकि वो भी नेगेटिविटी है, और मैं हमेशा कहता हूँ यूनिवर्स नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करता, और वो माइंड की नेगेटिविटी। तो उस पर काम कीजिए। और थैंक यू तहसीन भाई, थैंक यू, आप आए चैनल पे, आपने लोगों की हेल्प करी, और मेरे ख्याल से आपका मैसेज लोगों तक पहुंचेगा ना तो काफ़ी हेल्प उन तक पहुंचेगी। थैंक यू सर, थैंक यू भाई।